पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट से पूरे हो जाएं तो हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका स्टेटमेंट सबने चला, पाकिस्तान में सब चीख चीख के बोल रहे थे, अरे वाह क्या डिफेंस एक्सपोर्ट बने हमारे, JF-17 हम पूरी दुनिया में बेचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आज तक एक प्लेन का ऑर्डर नहीं आया। ये रियलिटी है, और इस रियलिटी के पीछे बैक्ड बाय फैक्ट्स सारे के सारे जितने भी बायर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि यार आपका जो कॉम्बैट टेस्टेड नहीं है प्लेन, साथ में हमें और डिटेल्स मिले इस पे, हमें और चीजें देखनी पड़ेंगी। और कोई इसको खरीदने के मूड में नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने हो हल्ला ऐसा किया कि JF-17 आ गया तो हम शहंशाह बन जाएंगे दुनिया के। पाकिस्तान ने सिर्फ मार्केटिंग की थी इसकी, सिर्फ सोशल मीडिया से फैलाया था कि JF-17 बहुत अच्छा प्लेन है, लेकिन जब टेस्टिंग पे आता है तो फेल हो जाता है। ये सिचुएशन। इसी बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जयसोडी सर, एक लंबे अरसे तक इंडियन आर्मी में इन्होंने सेवाएं दी और आज भी भारत माता दिल में बसी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये JF-17 पाकिस्तान ने इतना कुछ बोला कि ये इतना बड़ा प्लेन है और वो इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारे कई जगह बातचीत चल रही है। अब पता चला कि एक भी ऑर्डर नहीं है, सब सब फुस। जय हिंद रोहित जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। पिछले साल 4 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चीन पाकिस्तान को भारतीय सेना के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि चीन अपने बनाए हुए हथियार को पाकिस्तान में लाइव लेबोरेटरी की तरह टेस्ट करता है, अनकोट। 1979 के बाद चीन ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। जो आखिरी लड़ाई लड़ी थी वो वियतनाम के साथ ही, जो वो जंग हार गए थे। और तब से चीन ने लगातार अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री पे काफी फोकस किया है। और इतना उनका प्रोग्रेस हुई है चीन की कि पिछले साल 12 अप्रैल को पीट हेग्सेथ, जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उन्होंने कहा कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को 20 मिनट में बर्बाद कर सकती हैं। और अमेरिकी सेना में जो भी वॉर गेम होती है, हर वॉर गेम में अमेरिका चीन से हारता है। मतलब उन्होंने बता दिया कि चीन की सेना का जो लोहा है वो अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी अब दिक्कत दे रहा है। अब हम आते हैं इस प्रेजेंट मुद्दे पे। ये था बैकग्राउंड। अब चीन क्योंकि लगातार पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है अपने लाइव लेबोरेटरी टेस्टिंग पे, क्योंकि चीन को पता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सैनिक झड़पें तो होंगी ही होंगी, और इसीलिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है लाइव कॉम्बैट कंडीशंस में हथियार को टेस्ट करने के लिए। रोहित जी, कोई भी हथियार बनाने वाली कंपनी होती है, उसके लिए एक सपना होता है कि रियल कॉम्बैट टाइम सिनेरियो, यानी एक्चुअल लड़ाई के दौरान उसके अगर हथियार टेस्ट हो जाएं तो वो सबसे बढ़िया टेस्ट माना जाता है। क्योंकि जो भी हथियार टेस्ट होते हैं वो सिमुलेटेड रेंजेस में होते हैं, मतलब जहां पे असली लड़ाई का माहौल नहीं होता है। लेकिन चीन पाकिस्तान का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, जैसे हमारे डिप्टी चीफ आर्मी साहब ने बताया, एक लाइव कॉम्बैट सिचुएशन में हथियार इस्तेमाल करने के लिए। अब अब पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब एक महीने के अंदर भारत की 7 डेलीगेशंस 33 देशों में गई, जिसमें 59 सदस्य थे, और हम दुनिया में बता रहे थे कि पाकिस्तान ने कैसे पहलगाम में आतंकवादी भेजे, पाकिस्तान को कैसे हमने सैनिक तौर पे ऑपरेशन सिंदूर में हराया। उसी एक महीने के अंदर पाकिस्तान को दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक एजेंसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से 43.4 अरब डॉलर का ऋण मिला। एक हाथ में हम दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान कैसा आतंकवादी समर्थन देश है, और दूसरे हाथ में पाकिस्तान को इतना बड़ा ऋण मिल रहा है। और हम जानते हैं जो भी पाकिस्तान को ऋण मिलता है उसका एक हिस्सा वो आतंकवादियों को देता है भारत में अस्थिरता शांति फैलाने के लिए। और सबसे विडंबना की बात यह कि जिन देशों ने ये ऋण दिया 3 एजेंसीज में, अधिकतर देश वही थे जो अक्टूबर 2023 में भारत में आए थे G20 शिखर सम्मेलन के लिए। भारत ने उन पे 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए। वो ये खान मार्केट गए, दिल्ली हाट गए, गोलगप्पे कचौड़ियां खाई, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो उन्होंने पाकिस्तान को वोट दिया और पाकिस्तान को एक बड़ा ऋण मिला।
तो जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान नैरेटिव वॉरफेयर में 2 कदम आगे रहता है, और इसीलिए हालांकि दुनिया जानती है वो आतंकवाद का गढ़ है, उसके हथियार बिल्कुल फुस हैं, लेकिन तब भी वो अपने आप को सक्सेसफुली मार्केट कर पाता है। अब ये जो रिपोर्ट आई है कि अब तक कुछ बेचा नहीं है, अगर बाकी में 1-2 साल में नहीं बेचता है पाकिस्तान, तो बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन अगर ये एक रिपोर्ट है जो पहले छप गई है, अभी डील्स फाइनलाइज हो रही हैं या हो गई हैं, तो ये अगले 1-1.5 साल में खुलासा होगा कि कितना असल में ये सफल हो पाए हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो नैरेटिव वॉरफेयर है वो 2 कदम आगे है, और बहुत जरूरी हो जाता है। और हमारे सीनियर अधिकारियों ने भी फोरम में कहा है, हमें अपना नैरेटिव वॉरफेयर को बहुत इंप्रूव करना होगा। जो देश आर्थिक तौर पे कंगाल है, जिस देश की सेना भारत की सेना से 5 बारी हार चुकी है, वो क्यों नैरेटिव वॉरफेयर में सफल होता है? हमें इस चीज पे बहुत हमें तवज्जो देना चाहिए। और ये जहां तक हथियार बनाने वाली बात है, अब तक तो उनकी कोई डील हुई नहीं है। 13 देशों के साथ ये बातचीत में है, और अगर ये डील नहीं होती है, 1-1.5 साल में हमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सऊदी अरेबिया को बोला गया कि आपका जो लोन है, आपने हमें पहले से लोन दे रखा है, आप हमसे ले लो, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोन में एडजस्ट कर लेंगे। मतलब पैसा भी नहीं आएगा, मतलब मोर ओवर पैसा रीपे नहीं करना पड़ेगा, ये बात सही है। लेकिन सऊदी की तरफ से कोई फर्दर डॉलर्स नहीं आएंगे, उस पे भी सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ऐसा क्यों सर? देखिए रोहित जी, ऐसे कि दुनिया में शताब्दियों से बार्टर सिस्टम चलता है, यानी मैं दो केजी घी का डब्बा दूंगा तो कोई मेरे को 5 केजी चावल दे देगा। ये बार्टर सिस्टम तो बहुत पहले से चला आ रहा है। पाकिस्तान ने भी कोशिश की सऊदी अरेबिया के साथ ये बार्टर सिस्टम करने की, ये अब हवाई जहाज ले लो या ये डिफेंस इक्विपमेंट ले लो, जो हमारा ऋण है उसको कम कर दो, खत्म कर दो। तो अब तक तो सऊदी अरेबिया ने हामी नहीं भरी है। लेकिन हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए कि पिछले साल 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक रक्षा संधि साइन की है, जिस संधि का एक क्लॉज है कि अगर एक देश पे हमला होगा तो दोनों देशों पे हमला माना जाएगा। ये बहुत बड़ी संधि है। किसी देश के साथ ऐसी रक्षा संधि होना, इसके मायने बहुत होते हैं। भारत के पास ऐसी संधि किसी देश के साथ नहीं है कि एक देश पे हमला होगा तो दोनों देशों पे हमला माना जाएगा। और अब पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट में बांग्लादेश भी शामिल होने वाला है, तुर्की भी शामिल होने वाला है, वो एडवांस स्टेज ऑफ टॉक्स में है। यानी वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान किस तरह से अपने नैरेटिव वॉरफेयर में सफल हो जाता है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो हमें हाईएस्ट लेवल पे इसको डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि और इसकी मैं आपको एक वजह भी बताऊं, इसकी एक वजह कि पाकिस्तान नैरेटिव वॉरफेयर में क्यों सफल होता है और हम क्यों पीछे रह जाते हैं, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया। हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला था, हमें कई टीवी चैनल ने कितना मखौल बना दिया अपना, पूरी दुनिया में उनकी हंसी होने लगी। देखिए, जो डिफेंस रिपोर्टिंग होती है वो एक बहुत संवेदनशील होती है, बहुत एक सीरियस इश्यू होता है। कोई जोकरी का काम नहीं होता है, कोई नौटंकी का काम नहीं होता है डिफेंस रिपोर्टर बनना। ये बहुत सीरियस चीज होती है, क्योंकि जो डिफेंस रिपोर्टिंग होती है वो पूरी दुनिया देखती है। हमने देखा रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल हो गए हैं, ना यूक्रेन की तरफ से ना रूस की तरफ से ऐसी कोई नौटंकी वाली कोई खबर आई हो। मेरे मेरे कहने का मतलब है, हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स को भी देश की तरक्की में इस एस्पेक्ट पे भी साथ देना चाहिए कि जब वो डिफेंस रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें एक सीरियस माहौल में करना चाहिए। मैं एक टीवी चैनल देख रहा था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, एक कोई रक्षा विशेषज्ञ थे, वो दर्शकों को बताने के लिए कुर्सी पे गिर गए, दिखाने के लिए गोली लगी। ये कोई पिक्चर की एक्टिंग थोड़ी ना चल, कोई शोले की एक्टिंग थोड़ी ना चल रही। वो युद्ध था, 88 घंटे का युद्ध था वो, और उसमें कोई कुर्सी पे गिर के दिखा रहा है कि जी ये ऐसे गोली लगती है। तो ये जो मखौल वाली चीजें ना, ये हमें इसके ऊपर सीरियस होना होगा, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से ही नैरेटिव वॉरफेयर बनता है। राइट, इन छोटी छोटी चीजों से ही नैरेटिव वॉरफेयर बनता है। आपने जो ये बोला सर, ये बहुत बढ़िया चीज बोली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट है, उसमें तुर्की भी आया, उसमें बांग्लादेश भी आया। आपको लगता है कि जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, ये सारे अंदर घुसेंगे? देखिए, जब एक बार कागज पे संधि आ जाती है तो उन्हें पालन करना पड़ता है। जब दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने, जर्मनी ने इटली मुसोलिनी के साथ ऐसी रक्षा संधि की थी,
तो मुसोलिनी दूसरे विश्व युद्ध में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मुसोलिनी ने बोला बोला था, हिटलर को चिट्ठी लिखी थी कि 1942 से पहले मत युद्ध करना किसी देश पे, क्योंकि हमारी तब तक सैनिक शक्ति पूरी नहीं होगी इटली की। लेकिन जब पहली सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया, तो क्योंकि ये रक्षा संधि थी, ये लिखित थी, मुसोलिनी को युद्ध में आना पड़ा। एक बार चीज साइन हो जाती है, उसकी बहुत वैल्यू होती है। चीजें जब तक बातचीत पे हों, तब तक उसका इतना महत्व नहीं है जितनी चीज राइटिंग पे वैल्यू हो जाती है। तो ये जो एक इस्लामिक नेटो टाइप ये जो नेक्सस बन रहा है, दो देश तो ऑलरेडी शामिल हो गए हैं, सऊदी और पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश किसी वक्त भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो ये वाकई में एक चिंता की बात है, क्योंकि एक बार चीजें लिखित में आ जाती हैं, तो उसका जो चरित्र होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। लिखित में तो सर हिटलर के साथ भी, हिटलर की सोवियत यूनियन से, स्टालिन से भी थी नॉन एग्रेशन पैक्ट। देखिए, बिल्कुल हिटलर का, आपने सही कहा, हिटलर का स्टालिन के साथ, रूस के साथ भी नॉन एग्रेशन पैक्ट था। लेकिन हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने पैक्ट करने से पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि जैसी मेरे को पोलैंड में सफलता मिलेगी, मेरा अगला लक्ष्य रूस होगा। तो जब उसने रूस पे हमला किया, तब भी इटली उसके साथ खड़ा था। जापान भी उस ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट का हिस्सा था। जापान ने भी अमेरिका में मोर्चा खोला। वो बात अलग है कि हिटलर हार गया, उसको सुसाइड कमिट करनी पड़ी, जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए। वो तो इतिहास गवाह है। लेकिन एटलीस्ट 3-4-5 साल के लिए तो हिटलर ने पूरी दुनिया को एक चुनौती दे रखी थी, जब तक सारी महाशक्तियां नहीं युद्ध में आई थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने सही कहा कि ये पैक्ट होते हुए भी दुनिया पैक्ट तोड़ देती है। लेकिन इस संदर्भ में अगर हम बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान ने धर्म का पूरा इस्तेमाल किया और सारे इस्लामिक देशों को इकट्ठे ला रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये जो 4-5 देश ऐसे इस्लामिक नेटो टाइप पैक्ट में आएंगे, ये युद्ध करने से पीछे होंगे, क्योंकि हमें पता है तुर्की तो भारत को कभी दोस्त मानता ही नहीं है। जिस तरह से बांग्लादेश के 5 अगस्त 2024 से भारत विरोधी तेवर हैं, क्या हम बांग्लादेश से उम्मीद कर सकते हैं कि वो दोबारा दोस्ती की राह पे आए? जब तक वहां पे अवामी लीग को इलेक्शन कंटेस्ट ना करने दिया जाए, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो वहां पे चाहे जमात है, चाहे बीएनपी है, वो तो अवामी लीग को कंटेस्ट करने देंगे ही नहीं। तो ये जो 4-5 देशों का समीकरण बन रहा है, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये तो है ही भारत विरोधी। तो अगर एक युद्ध का माहौल बनता है या जंग शुरू होती है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी देश कहेगा जी मैं तो जंग में नहीं आ रहा। ये तो बल्कि मौका देखेंगे पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए। और इसी चीज पे जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया अभी कुछ दिन पहले ही कि एक नया समीकरण बन रहा है जो चिंता का विषय है, वो है पाकिस्तान, तुर्की और चीन का। तो अभी आप बांग्लादेश का फैक्टर भी डालो, तो ये पूरा जो समीकरण है, ये चिंता वाली बात तो है। राइट। अच्छा सर, एक चीज, सऊदी अरेबिया की आर्मी क्या है? 75,000 दिल्ली पुलिस से छोटी, और ऐसी आर्मी जो कि यहाँ आके लड़ने के लिए तैयार होगी, मुझे तो लगता नहीं। लेकिन अगर है तो ठीक है। हम लोगों को थ्रेट परसेप्शन को ऐसे भी नहीं लेना चाहिए कि ये होगा, हो सकता है थ्रेट को तो, और आप तो खुद आर्मी में इतने बड़े ऑफिसर रह चुके हैं, तो आप तो कभी भी इसको नहीं, नॉन सीरियसली नहीं ले सकते। लेकिन हमने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तो चाइना तक नहीं घुसा। चाइना लॉजिस्टिकल सप्लाई देता रहा, चाइना उसको इंटेलिजेंस देता रहा, लेकिन चाइना ने कोई फ्रंट खोलने की या कोई भी अपना मूवमेंट नहीं दिखाई इंडिया की ओर। जब चाइना जैसा दोस्त नहीं आ रहा, और ऊपर से गाजा में आर्मी भेज रहे हैं पाकिस्तानी, गाजा में आर्मी भेजने का मतलब अंदर इंटरनल रिवोल्ट, मतलब ये कि हम मुस्लिम हैं और मुसलमानों के खिलाफ आर्मी भेज रहे हैं। किस तरीके के इम्प्लोजन की ओर पाकिस्तान चलता दिख रहा है? रोहित जी, आपके प्रश्न का पहला हिस्सा देखिए, चीन तो जब तक ताइवान पे हमला नहीं करेगा 2027 के अंत में, उससे पहले किसी दुनिया के युद्ध में वो नहीं घुसेगा, क्योंकि चीन का सबसे पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान। उससे पहले वो किसी युद्ध में नहीं आएगा, चाहे भारत पाकिस्तान का इस साल भी कोई युद्ध हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, चीन नहीं आएगा जब तक वो ताइवान पे नहीं हमला करता है। वो उसका पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सैनिक लक्ष्य है। अभी आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा कि पाकिस्तान जो गाजा में पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा हो रहा है, आज सुबेरे ही पाकिस्तान के फॉरेन
मिनिस्ट्री से ट्वीट आया जिसमें लिखा कि 7 इस्लामिक देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पे हस्ताक्षर करने को रजामंद हो गए हैं और वो अपनी सैनिक टुकड़ियां वहां भेजेंगे। अगर ये चीज है जो कि उसने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री बोला है, मतलब ट्वीट किया, तो ये तो वाकई में खबर सही होगी। इसका मतलब है कि असीम मुनीर ने अपनी सेना के अंदर जितने भी जनरल्स थे जो कि इस चीज का अगर विरोध भी कर रहे थे, असीम मुनीर ने उनको कन्विंस कर दिया है। क्योंकि आज पाकिस्तानी सेना का हर जनरल जानता है कि असीम मुनीर के पास इतनी ताकत है कि असीम मुनीर उन्हें नौकरी से तो हटाना दूर की बात, वो तो उन्हें चंद घंटों के अंदर मरवा सकता है, इतनी ताकत है असीम मुनीर के पास। तो मेरे को तो नहीं लगता कि पाकिस्तानी सेना में कोई ऐसी बगावत होगी, क्योंकि जब इतना बड़ा निर्णय लिया गया है तो डेफिनेटली असीम मुनीर ने सारे फैक्शंस को, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके लिया है। और जिस तरह से अमेरिका की छतर छाया अब पाकिस्तान पे है, तो किसी अमेरिकी जनरल की हिम्मत नहीं होगी असीम मुनीर या अमेरिका के खिलाफ जाने की। अच्छा, किसी जनरल की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन जो पॉलिटिशियंस बोलते दिख रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये बोल रहे हैं कि हम तो गद्दारी कर रहे हैं मुसलमानों से, और इस्लाम का नारा बहुत स्ट्रॉन्ग नारा है पाकिस्तान में। साथ में टीटीपी ने भी ये बोला कि फोर्सेस गाजा में भेजने का मतलब ये है कि हम गद्दारी करेंगे। टीटीपी भी एक अच्छी पकड़ रखती है। टीटीपी ने साथ में इससे ये भी बता दिया कि देखो हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, ये इस्लाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो फ्रिक्शन तो आएगी ना सर, लोगों में भी। देखिए, मैंने बहुत साल पहले एक पिक्चर देखी थी, और पिक्चर में ये था कि जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में बाढ़ जब आई तो उसे जब उसके मुआवजे के लिए जाने लगा, तो विपक्ष के नेता ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और बोला 2 प्रेस बयान बनाओ। अगर राज्य का मुख्यमंत्री हवाई जहाज से जाता है तो ये प्रेस रिलीज इशू करना कि उसको देश की प्रजा से प्यार ही नहीं है, वो ऊपर से ही देखना चाहता है। और अगर जमीन से जाता है तो वो ये प्रेस बयान इशू करना कि भाई ये तो ज्यादा डिजास्टर देखना ही चाहता, वो तो थोड़े किलोमीटर जाके वापस आए क्योंकि प्रदेश में बाढ़ है। ऑपोजिशन पार्टी कहीं भी हो, अभी तहरीक तालिबान का तो पाकिस्तानी सेना के साथ 2.5 का आंकड़ा है, वो तो कितने मुठभेड़ भी कर चुके हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो जहां तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात है, जहां तक पाकिस्तान के ऑपोजिशन पार्टी की बात है, वो तो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बयान इशू करेंगे, ये तो नेचुरल है। लेकिन कितने वो सफल होंगे अपनी प्रजा को, अपनी आवाम को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़े करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका खुलासा अगले कुछ महीने में होगा जब ग्राउंड पे पाकिस्तानी सेना के सैनिक गाजा पट्टी में जाएंगे। उसके बाद क्या पाकिस्तान में विरोध होगा? क्या क्या पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे आएगी? जिस तरह से 9 मई 2023 को इमरान खान के समर्थन में ये आवाम सड़कों पे आ गई थी, अपने कोर कमांडर तक के घर को उन्होंने जला दिया। क्या ये चीज होगी? ये चीज इंटरेस्टिंग होगी। किसी ऑपोजिशन पार्टी का बयान तो ठीक है, वो तो उनका काम है ये बयान देना, लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम सड़कों पे आएगी? उसका वो लिटमस टेस्ट होगा कि हाँ, ये तरीके तालिबान पाकिस्तान या ये पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टी ने जो बयान दिया है वाकई में सफल हुआ है कि जिस दिन पहला सैनिक पाकिस्तानी सेना का गाजा पट्टी में पहुंचा, पाकिस्तान के सड़कों पे इतना अब हंगामा हो गया, इतना प्रदर्शन हो गया कि पाकिस्तान को अपनी सैनिक की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी को वापस बुलाना पड़ा। वो दिन इंपॉर्टेंट होगा। राइट, वो दिन इंपॉर्टेंट होगा, और सच में ये दिन आएगा भी, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत ज्यादा अभी प्रोटेस्ट होता दिख रहा है हमें। लोग इसके खिलाफ आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी फोर्स वहां जाए। मैं क्यों चाहता हूं? मैं इसलिए चाहता हूं कि पाकिस्तान को पता लगना चाहिए कि आप दूसरों के इंसर्जेंसी करवाते हैं, आपके खुद को इंसर्जेंसी झेलनी पड़ेगी, वो भी हमास की। और हमास कौन? ईरान के सपोर्टेड, और ईरान ने उसको अच्छे हथियार दिए हुए, तो ये झेलेंगे। और पाकिस्तानी आर्मी को भी पता चलेगा कि कैसे कैसे डील किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी को भी पता चलेगा कि हम ये इस्लाम सीख रहे हैं। आमिरुल मोमिनीन आर्मी जब मुसलमानों से लड़ती है तो क्या होता है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।